नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीते 24 घंटे से जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान से लगातार फायरिंग, 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पाकिस्तान से तुरंत गोलीबारी रोकने की मांग। संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। आईएस से निपटने की रणनीति पर होगी बात। वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रतिबद्ध सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा। लागू करने की प्रक्रिया पर बात जारी। नाराज पूर्व सैनिक जारी रखेंगे आंदोलन। भूमध्य सागर में नौका पर दम घुटने से 40 प्रवासियों की मौत, 320 लोगों को बचाने में कामयाब रही इटली की नौसेना। नाव पर सवार थे क्षमता से अधिक लोग। इतिहास रचने के करीब साइना नेहवाल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज स्पेन की कैरोलिना से खिताबी भिड़ंत। विश्व तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा का सोने पर निशाना। और चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन जारी है। कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास बालकोट और हमीरपुर सेक्टर में भारी फायरिंग में एक सरपंच समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान से सीमा पर तुरंत तनाव खत्म करने की मांग की है। पुंछ जिले के बालाकोट में ये लोग पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से बचने के लिए छिपे हैं। पाकिस्तानी फौज ने शनिवार सुबह पुंछ जिले के बालाकोट और सब्जियां सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। शाम 7 बजे तक सीमा पार से भारी हथियारों से भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद देर रात तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। हमारा जो सरपंच था ना, वो उधर से घर से निकल के आया, तो रोड में जब आया ना, तो ये उधर से गोला आ गया। वो उसकी हमने देखा, गाड़ी तो दूर से दिखाई देती थी ना, तो उधर उसके ऊपर गोला पड़ा। भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का पुरजोर जवाब दिया। पुंछ जिले के अलग अलग सेक्टरों में कम से कम 4 बार संघर्ष विराम तोड़ा गया है। लगातार होते सीज फायर उल्लंघन के बाद सुरक्षा बलों ने सीमाई इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। अनफॉर्चुनेटली ये किलिंग जो है ये शेल के कारण हो गई है और हालात जो है वो लोग जो वहाँ के हैं और पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी मुस्तैद है। अनफॉर्चुनेटली प्रेशियस लाइव्स जो है वो इसमें चली गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इन वारदातों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेकसूर नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई से बाज आना चाहिए। उन्होंने नियंत्रण रेखा से सटे गांव के लोगों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। राज्य के राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब भी तनाव होता है, गोली हमारे लोग खाते हैं और इसका एहसास हर एक को करना पड़ेगा, पूरे देश को करना पड़ेगा और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि हर बार जब गोली चलती है, लोग खा वो कठुआ हो, खा हीरानगर हो, खा पुंछ हो, खा रजौरी हो, लोग हमारे मरते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मरते हैं। सीज फायर उल्लंघन की वारदात ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में मिलने वाले हैं। भारत इस बैठक में आतंकवाद और सीमा पार से बेवजह घुसपैठ का मामला उठाएगा। जानकारों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना चाहिए। ये कहानियां जो बना रहे हैं, कहानियों को एक्सपोज करके, और हम क्यों अवॉइड करें कन्फ्रंट करना। उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए और अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कट वाजिया करके कहनी चाहिए। और पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि इस किस्म की शरारत जो है उसको कीमत, बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बीते एक पखवाड़े में जम्मू इलाके में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने 35 बार संघर्ष विराम तोड़ा है। जम्मू इलाके में पिछले 7 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार फोन लाइन पर मौजूद हैं बातचीत के लिए। शक्ति शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पे ताज़ा हालात कैसे हैं और क्या सीमा से सटे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है?
जी बिल्कुल, ताज़ा हालात की अगर हम बात करें तो इस वक्त दरना, गलोट, बैसोली, बालाकोट, बहरोट, डोड, ये तमाम वो गांव हैं जो बिल्कुल सीमा के साथ जुड़े हुए गांव हैं। बिमर गली का भी इलाका इस सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और जिस तरह से पिछले 24 घंटों से लगातार यहाँ पर गोलाबारी हो रही है। हालांकि गोलाबारी तो पिछले 15 दिनों से है, लेकिन पिछले 24 घंटों से अगर हम बात करें तो बिल्कुल लगातार गोलाबारी जो है वो हो रही है और इस बार पाकिस्तान की तरफ से बड़े माटर गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं और बिल्कुल रिहायशी इलाकों को, जिनके मैंने नाम लिए, इन तमाम रिहायशी इलाकों में ये गोले जो हैं वो पड़ रहे हैं। अब लोगों की मुश्किल ये है कि लोग अपने घरों में ही कैद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अगर वो किसी सुरक्षित स्थान पे जाना भी चाहें तब भी वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि इस वक्त जो गोलाबारी हो रही है वो लगातार हो रही है। उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी जान बचाएं और कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हालांकि वहां पर जो सेना है वो पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। सेना भी बिल्कुल वहां पर बॉर्डर पे डटी हुई है और तमाम जो बॉर्डर के नजदीक हेल्थ सेंटर हैं उनको ये सख्ती से हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि वो पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटी लोगों को पहुंचाएं। लेकिन इस वक्त जो वहां पर हालात हैं वो इस कदर हैं कि सरकारी अमला भी इनको मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने में बिल्कुल बेबस जो है वो नजर आ रहा है। तो अभी भी लोग जो हैं वो डरे और सहमे हुए हैं और लगातार एक ताज़ा जो जानकारी है कि सुबह एक और वहाँ की लेडी जो है उसकी भी डेथ हो चुकी है और अब कुल मिला के 6 लोगों की जान जो है वो चली गई है। तो अभी भी वहाँ पर हालात नाजुक हैं जी सीमा पर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शक्ति शर्मा आपका। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात रवाना होंगे। इस दौरान वो अबू धाबी में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात के अलावा प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और सुरक्षा के एक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। 34 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात दौरा कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अलावा कई दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री तमाम द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत करेंगे। Prime Minister is coming here at the invitation of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who is the Crown Prince, and he will also interact with other leaders in Abu Dhabi during his stay here. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का जोर व्यापार, निवेश और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध को और मजबूत बनाने पर भी खासा जोर दिया जाएगा। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जबकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 59 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। यात्रा के दौरान भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी बल देगा। The fact that after such a long gap the Prime Minister is coming adds a lot of significance to this visit. What can be discussed? Well, bilateral issues. We have a lot already happening bilaterally between India and UAE. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व के बीच होने वाली बातचीत में ISIS के खतरे का मुद्दा उठ सकता है। प्रधानमंत्री अबू धाबी की मशहूर शेख जायद मस्जिद जाएंगे। ये मस्जिद विश्व की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। प्रधानमंत्री मस्दर सिटी का भी दौरा करेंगे। ये जीरो कार्बन वाला हाईटेक शहर है। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। उन्होंने 22 लाख पूर्व सैनिकों को यह भरोसा दिलाया कि सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है। प्रधानमंत्री का यह भरोसा सैनिकों के लिए राहत जरूर लेकर आया होगा, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कब लागू होगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं।
तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने जहां इस सुविधा को लागू करने में लग रहे इतने वक्त का दर्द महसूस किया, तो वहीं बताया कि मुद्दे पर बातचीत का दौर अंतिम चरण में है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं, और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। दरअसल 1 रैंक 1 पेंशन वो सुविधा है जिसके लागू होने के बाद अलग अलग वक्त पर रिटायर हुए फौजियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विश्वास तो दिलाया है, लेकिन पूर्व सैनिकों के चेहरे पर खुशी यकीनन ऐलान के बाद ही देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान से पूर्व सैनिक नाराज हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे लागू करने में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों का हवाला देते हुए कुछ और वक्त लगने की बात कही। वहीं इस मुद्दे पर अब विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हम मांगते नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम देश के सिपाही हैं, ये हमारा हक है। हक से अब तक महरूम है, लिहाजा गुस्सा बरकरार है, जिसकी गवाही खुद ब खुद जंतर मंतर पर हो रहा ये प्रदर्शन देता है। पिछले 2 महीने से विरोध जता रहे इन तमाम पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा दिल टूट गया, हमें बहुत उम्मीद थी, हमने उनके लिए बहुत मेहनत की है, एक्स सर्विसमैन ने, हमें बहुत उम्मीदें थी इनसे। पूरा होगा, चलेगा। आजकल कम्युनिकेशन सब जगह इतना तगड़ा है, पूरा देश में लोग देख रहे हैं कि फौजियों के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए, उल्टे काम किए हैं। हम अब अपने तरीके से आगे की लड़ाई को और तीव्रता से बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी अब केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। I feel sad about the way this government is behaving, because on an issue which already decided by the government, previous government, and they have committed a particular date onwards, that is 1st April 1914 onwards, ORB will be implemented. Now the present government, Prime Minister, they are accepting in principle, it's a going back. सरकार सैद्धांतिक रूप से तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार करने की बात कह रही है, लेकिन मामला कई मंत्रालयों और एजेंसियों से जुड़े होने की वजह से इसमें वक्त लग रहा है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का अभिवादन किया। पहले ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में होना था, लेकिन बारिश की वजह से अशोक हॉल में हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली और प्राकृत के 22 विद्वानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने इन भाषाओं के एक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए विद्वता प्रमाण पत्र दिए। 16 को संस्कृत, 2 को अरबी, फारसी के लिए 3 और पाली तथा प्राकृत के लिए 1-1 विद्वान को सम्मानित किया गया।
इधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के कई मुल्कों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भेजी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से भेजे गए टेलीग्राम में आजादी के बाद से भारत की हर एक क्षेत्र में की गई तरक्की की सराहना की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए संदेश में उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को बेहद अहम बताया है। पाकिस्तानी दूतावास ने भी अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से संदेश जारी किया। शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने का पक्षधर है। उन्होंने दोनों देशों के अच्छे संबंधों को समूचे दक्षिण एशिया के लिए अहम बताया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इलेक्शन में खड़ा हूं। अगर हमें अपनी जमीन चाहिए तो एक होना पड़ेगा, जंग छेड़नी है हमें। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सिनेमा में आऊं खूब पैसे कमाऊं। सिनेमा एक अलग माध्यम है और उसमें कुछ चीज ऐसा करना चाहूंगा जो रह जाए लोगों के साथ। वर्दा याद है। मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, तुम कहीं भी रहने के लायक नहीं रहे। जो मैं कर रहा था मुझे पता था कि ये हुनर है मेरे अंदर और मैं यही करूंगा। आप भी क्यों नहीं डांस करते? नहीं, मैं डांस नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं के मेनन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। सरकार ने नेट निरपेक्षता से जुड़ी प्रस्तावित नीति की रूपरेखा पर जनता की टिप्पणियों और सुझावों के लिए समय सीमा 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। दूरसंचार विभाग ने अपनी वेबसाइट पर समय सीमा बढ़ाने की सूचना डाली है। टिप्पणियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि पहले 15 अगस्त थी। नेट निरपेक्षता किसी कंपनी या व्यक्ति को प्राथमिकता दिए बगैर सभी को समान रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित कराने की मांग है। असम के बरपेटा में बेकी नदी में एक नौका पर बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 21 लोग जख्मी हुए हैं। गोगलमारी और संतारा गांव से ताल्लुक रखने वाले 28 लोग नौका में सवार थे। जख्मी लोगों को बरपेटा सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लीबिया के उत्तर में भूमध्य सागर में एक नौका पर 40 लोग मरे हुए पाए गए। लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। माना यह जा रहा है कि इंजन से निकले धुएं की वजह से दम घुटने से इन लोगों की मौत हो गई। हालांकि 320 लोगों को बचाने में इतावली नौसेना कामयाब रही है। नौसेना के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बचाव के काम में तैनात नौसेना के जहाज सिंगाला फुलगोसी के कमांडर मेसिमो तोजी के मुताबिक जिन लोगों की जान बचाई गई उनमें 3 बच्चे और 45 महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूमध्य सागर पार करके यूरोप जाने की कोशिश में इस साल अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि कई जख्मी हुए हैं। पहला धमाका बगदाद के हबीबिया इलाके में हुआ जहां एक कार में धमाके से 15 लोगों की मौत हुई। वहीं बगदाद में उत्तरी शहर ताजी में गाड़ी रिपेयर की दुकान में बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद बगदाद से सटी दियाला मादेन और इस्कान में हुए बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई। चीन के उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजिन में खतरनाक रसायनों के गोदाम में बुधवार को हुए भीषण विस्फोट से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। 104 लोगों की मौत हो गई है।
इस बीच खबरों में कहा गया है कि रासायनिक प्रदूषण के डर से विस्फोट स्थल के आसपास की जगह को खाली कराने का आदेश दिया गया, लेकिन चीन के अधिकारी ऐसे किसी आदेश से इनकार कर रहे हैं। तियानजिंग में हवा की दिशा बदलने के साथ ही अंदरूनी इलाकों में खतरनाक रसायन के फैलने का खतरा मंडराने लगा। धमाके के बाद अब वहां पुलिस नाके बना दिए गए हैं और सेना के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। खबरों में कहा गया है कि इसी के मद्देनजर घटनास्थल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। धमाके के बाद स्कूल में शरण लेने वाले परिवारों को भी वहां से हटने को कहा गया है, लेकिन चीन के अधिकारी ऐसे किसी आदेश से इनकार कर रहे हैं। 我们也注意到这条信息，我们已经和现场抢险救援组，马上就向现场抢险救援组了解情况，这是一条不实信息，没有群众撤离。 इस बीच चीन के अधिकारियों ने घटनास्थल के पास से जहरीला रसायन सोडियम साइनाइड पाए जाने की पुष्टि कर दी है। हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है कि गोदाम में सोडियम साइनाइड की मात्रा कितनी थी और ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस बीच राहत और बचाव कर्मियों ने एक 50 साल के व्यक्ति को विस्फोट स्थल से जिंदा बचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारतीय स्टार साइना नेहवाल का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। साइना कई बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो फाइनल खेलेंगी। जकार्ता में हुए सेमीफाइनल में साइना ने इंडोनेशिया की लिंडावेनी फानेत्री को 21-17, 21-17 से हराया। इसके साथ ही साइना ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। क्वार्टर फाइनल में साइना ने वांग हियान को 21-15, 19-21 और 21-19 से हराया था। अब जहां साइना की नजर पहली बार विश्व चैंपियनशिप जीतने पर होगी, तो वहीं मौजूदा चैंपियन कैरोलिना पर खिताब बचाने की चुनौती होगी। तीरंदाजी विश्व कप में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत के पदकों का खाता खोला। दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा ने फाइनल में ईरान के इस्माइल इबादी को 148-145 से शिकस्त दी। इसके साथ ही एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने इस तरह इंचियोन 2014 खेलों में इबादी के हाथों शिकस्त का बदला भी चुकता कर दिया। इंचियोन में फाइनल में वर्मा को शीर्ष वरीय ईरानी तीरंदाज के खिलाफ 141-145 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पासा पलटते हुए टीम इंडिया को पहले टेस्ट में हार के लिए मजबूर कर दिया। श्रीलंका ने गोल टेस्ट में चौथे दिन भारत को 63 रनों से शिकस्त दे दी। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया महज 112 रनों पर ढेर हो गई। गोल्ड टेस्ट में पहले 2 दिन बेहतरीन खेल दिखाने के बावजूद भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। गेंदबाजों की मेहनत पर भारतीय बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 176 रनों की दरकार थी, लेकिन पूरी टीम 112 रन पर आउट हो गई। टीम इंडिया की दूसरी पारी को सस्ते में निपटाने का पूरा श्रेय रंगना हैरत को जाता है। चौथे दिन भारत को जीत के लिए 153 रन की दरकार थी और उसके 9 विकेट बाकी थे। हैरत की फिरकी के सामने एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाज घुटने टेकते दिखे और देखते ही देखते बाजी पलट गई। हैरत ने 21 ओवर में 47 रन देकर 7 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छुए बगैर ही आउट हो गए। Some calculated risks and some risks that were, that had more chances of not coming off than being executed. So I think credit to them the way they started hitting in the end. As I said, they had nothing to lose, so a free mind. They were able to think clearly. And as I said, I don't want to talk about other things or make excuses here. I think we played really badly today. हालांकि श्रीलंका की जीत के हीरो रहे दिनेश चांदीमल, जिनके आक्रामक शतक की बदौलत श्रीलंका ने दूसरी पारी में 367 रन बनाए। पहली पारी में 192 रनों से पिछड़ने के बाद एक वक्त श्रीलंका पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा था। आधी श्रीलंकाई टीम 95 रनों पर ही पवेलियन लौट चुकी थी।
लेकिन चांदीमल ने 162 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत श्रीलंका भारत के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब रहा। चांदीमल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की पहली पारी 183 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 375 रन का स्कोर खड़ा किया था। ऑफ स्पिनर आर अश्विन को टेस्ट में 10 विकेट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो के मार्स ऑर्बिटर ने मंगलयान की नई 3D तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें मंगल ग्रह पर मौजूदा सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी वेलिस मरीनेरिस की हैं। ये 3D तस्वीरें लाल ग्रह की सतह से 1857 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई हैं। मंगलयान के खास रंगीन कैमरे से भेजी गई ये तस्वीरें ओपेर चश्मा इलाके की हैं। मंगल में चट्टानों से घिरी कई घाटियां हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जो कि मार्स ऑर्बिटर ने मंगलयान की ये नई ताज़ा तस्वीरें 3D तस्वीरें भेजी हैं। बेहद आकर्षक हैं ये तस्वीरें और मंगल ग्रह पर मौजूद सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी वेलिस मरीनेरिस की ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि ये 3D तस्वीरें जो हैं वो देखने में भी कितनी खूबसूरत हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से चट्टानों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है जिसे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कलाकार कभी सरहदों में बंद कर नहीं रह सकता। इसकी मिसाल से मशहूर कव्वाल और संगीतकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहिब। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने संगीत से न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में नाम कमाया बल्कि विश्व संगीत में भी उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। बैंडेड क्वीन और हॉलीवुड की फिल्म डेड मैन वॉकिंग के साउंड ट्रैक में कैद उनकी आवाज़ आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। आइए देखते हैं और महसूस करते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की रूहानियत भरी आवाज़। उठी जो वो तौबा शिकन निगाह, बेसाख्ता उठी जो वो तौबा शिकन निगाह, खुद मुझको शक हुआ कि मुसलमान नहीं रहा, बस अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। बीते 24 घंटे से जम्मू कश्मीर के सीमा इलाकों में पाकिस्तान से लगातार फायरिंग, 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पाकिस्तान से तुरंत गोलीबारी रोकने की मांग। संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। आईएस से निपटने की रणनीति पर होगी बात। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रतिबद्ध सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा। लागू करने की प्रक्रिया पर बात जारी। नाराज पूर्व सैनिक जारी रखेंगे आंदोलन। भूमध्य सागर में नौका पर दम घुटने से 40 प्रवासियों की मौत। 320 लोगों को बचाने में कामयाब रही इटली की नौसेना। नाव पर सवार थे क्षमता से अधिक लोग। इतिहास रचने के करीब साइना नेहवाल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज स्पेन की कैरोलिना से खिताबी भिड़ंत। विश्व तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा का सोने पर निशाना।